वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज एक और बड़े दिल पसंद मौजू पे बात करते हैं, विच इज इमोशनल ब्लैकमेल। कितने लोगों को आपने जिंदगी में इमोशनली ब्लैकमेल किया है? जो आपके करीबी होते हैं, जिनके आप से कोई ना कोई लगाव होता है, या जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं या क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं आपने ये हथकंडा जरूर अपनाया है। एंड व्हाई आई कॉल इट अ स्ट्रैटेजी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके किसी भी करीबी दोस्त के साथ इख्तिलाफात होते ही हैं और शायद वो आपकी बात मानने पर राजी ना हो, तब अक्सर लोग इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए लोगों को इमोशनल करते हैं, इमोशंस का सहारा लेते हैं, और ये जज्बात कहीं ना कहीं आपको अपना हदफ पाने में, अपना ऑब्जेक्टिव पाने में करामत साबित होते हैं। लेकिन कब ये चीज टॉक्सिक हो जाती है? अगर हम में से कोई ये क्लेम करे कि जी हमने कभी किसी को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया, तो आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि बचपन में यकीनन छोटे बच्चों से लेके दैट्स व्हेन दे रियलाइज, व्हेन दे स्टार्ट रिकग्नाइजिंग कि इमोशंस क्या होते हैं। जब आप उनको हैप्पी, सैड, एंगर, ये सब चीजें सिखाते हैं कि जी ये ऐसा करोगे तो मम्मा नाराज हो जाएंगी, ऐसा करोगे तो मम्मा खुश होंगी, दैट इज एग्जैक्टली जब आप इस चीज का सीड बो रहे हैं। और बच्चे भी फिर बड़े होशियार होते हैं, क्योंकि वो आप ही के बच्चे हैं यकीनन, तो वो ये बात बड़ी जल्दी सीख जाते हैं कि बाबा मम्मा से किस तरह अपनी बात मनवाई जाए। लेकिन जब ये एक नेचुरल ह्यूमन फिनोमेना है, जब ये फितरी अमल है, तो ये कब टॉक्सिक हो जाता है, कब एक्चुअली इट बिकम्स हार्मफुल फॉर यू, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप वाकई पावरलेस फील करें और अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि दूसरों की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाएं, और उनकी हर सही गलत बात को आपको मानना पड़े बिकॉज आपको ये ख्याल आए कि जी इस बात का उन पे क्या असर होगा, दैट इज व्हेन यू हैव लॉस्ट ऑल योर पावर एंड बेसिकली आप उनके इमोशंस को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सूनर और लेटर आप इतने स्टाइफल्ड हो जाएंगे कि एक एक्सप्लोजन होगा। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। लोगों के भी इसके बारे में तासुरात हैं, लेकिन वो तासुरात हम आपको बाद में सुनाएंगे। पहले अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रही हैं सहर चावला। यू नो हर एज अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ऑफ कोर्स एज अ वेरी रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट एज वेल। बहुत शुक्रिया सहर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। फिर ऑफ कोर्स इससे क्योंकि हमारे नफ्सियात, हमारे इमोशंस, हमारा माइंडसेट जुड़ा हुआ है, तो माहिर नफ्सियात किरण जावेद भी हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियो में। थैंक यू किरण फॉर मेकिंग टाइम। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, वी ऑल्सो हैव विद अस वन ऑफ द की कॉर्पोरेट ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान, उमैर जालियावाला। थैंक यू उमैर फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। क्योंकि आपको मैं फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज देना चाहती हूँ और आप वाहिद मर्द हैं इस पैनल पे, तो मैं जरा मुझे बताइए कि इमोशनली ब्लैकमेल के बारे में आपके क्या तासुरात है? आपको लगता है कि हमारी कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल लाइफ में इसकी कोई स्पेस है? बिल्कुल स्पेस है और हमारी रिकग्निशन होने की जरूरत है, नहीं तो हम मैनिपुलेट होंगे सिद्रा। हाँ। मैं लाहौर में हूँ और लाहौर इस वक्त फॉग स्मॉग में घिरा हुआ है, और जहां भी आपको फियर कोई इस्तेमाल करता है, कोई आपके ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, कोई आपको गिल्ट में डालता है, जैसे आपने मुझे डाला कि मैं वाहिद मर्द हूँ पैनल पे। इस बार गिल्टी क्यों? इस बार आपको फख्र होना चाहिए उमैर। नहीं, मैं मिसाल कायम कर रहा हूँ। आप देखिए डाइवर्सिटी एम्बेसडर हैं इस पैनल में। मैं बिल्कुल, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। ज्यादातर मैं यही काम कर रहा हूँ आजकल। सो बहुत अहम है कि मैं रिकग्नाइज करूँ, नहीं तो मैं मैनिपुलेट हो रहा है। इसलिए क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए क्योंकि वो आने वाली किसी चीज में प्रॉब्लम करेंगे, या हमारी रिश्ते में खराबी होगी और मुझे इसलिए करना पड़े सिद्रा, बजाय इसके कि मैं इस वजह से करूं कि ये चीज हमारे लिए बेहतर है, ये मेरे लिए बेहतर है, हम उससे डिस्कस कर सकें, हम उससे डायलॉग कर सकें। तो चाहे मैं काम पे मैनिपुलेट हो रहा हूँ, चाहे मैं जिंदगी में मैनिपुलेट हो रहा हूँ, इवेंचुअली मैं बहुत बुरा महसूस करूंगा, मेरी पावर खत्म हो जाएगी और मैं अपने ख्वाब तो नहीं जी पाऊंगा, और मेरे रिश्ते हेल्दी नहीं। हम मजीद भी बात करेंगे। ये तो इम्पैक्ट हुआ उस शख्स का जो इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है, जो करने वाला है उसके माइंडसेट पे भी जाएंगे। लेकिन जरा लोगों के तासुरात पूछते, जब उनसे पूछा गया कि कोई उनको जज्बाती करके अगर अपनी बात मनवाता है तो उनको कैसा महसूस होता है। लेट्स टेक अ लुक। ख्याल में इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है ये एक हैरेसमेंट वाला काम है, ठीक है? तो करीबी रिश्तों को तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो इधर उधर के लोग भी अगर ऐसा करते हैं तो नॉट अ वेल। मियाँ बीवी में तो खास ये मैंने नोट जो ये किया है कि बीवी अपने काम निकलवाने के लिए इमोशनल ब्लैकमेल करती है। वालिद से अगर कोई काम निकलवाना हो तो हम तो शुरू से बचपन से इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। बच्चों को पता होता है अगर हम अपने पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे तो वो जरूर मान जाएंगे, लेकिन बाज इन बच्चों की जिदें ऐसी होती हैं जो इनके लिए मतलब फायदेमंद नहीं होती। ज़ाहिर है बच्चों का नुकसान होता है जो पेरेंट्स मना करते हैं। मर्द हजरात हैं
یہ تو پھر ہر جگہ ایموشنل بلیک میل ہوتے ہی ہیں. کرنا تو خالی ایک ماں ہے جس کو بندہ کر سکتا ہے, باقی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور ہم سے ایموشنل بلیک میل ہوگا. دوست وغیرہ سے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی, وہ رو دھو کے اپنے کام کروا ہی لیتے ہیں. اپنوں میں آسانی سے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سینٹیمنٹس بھی ہوتے ہیں اور گنجائش بھی ہوتی ہے, اور دوسرے لوگوں میں بہت ہی مشکل ہوتا ہے. کون نہ مر جائے اس سادگی پہ. یعنی جب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ مرد حضرات کسی کو ایموشنلی بلیک میل نہیں کرتے بلکہ وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے. ساری آپ کی طرف لانا چاہوں گی, مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ مرد ایموشنلی بلیک میل نہیں کرتے؟ اچھا, ویسے تو سدرا میں جینڈر نیوٹرل گفتگو ہی کرتی ہوں ہمیشہ, آئی ایم نون فار دیٹ, اور اس پر بلیو کرتی ہوں. لیکن مرد کے ایموشنل بلیک میل کرنے کی سب سے زیادہ اگزامپل جو ہے وہ تب آ جاتی ہے جب اچھی خاصی بہت زیادہ دیکھی گئی ہے, جب اچھی خاصی کریئر اورینٹڈ خواتین سے وہ شادی کرتے ہیں اور اس کے بعد دے یو نو ٹرائی ٹو, ناٹ آل آف دیم بٹ ان موسٹ آف دا کیسز دے ٹرائی ٹو یو نو ایموشنلی بلیک میل دیم, ان پر یہ آبلیگیشن ڈال کے کہ یو آر ناٹ بینگ اے گڈ ہوم میکر, اے گڈ وائف اور اے گڈ مدر, اور بڑے طریقے سے سب سے زور زبردستی سے لوگوں کا کریئر اور ان کی جاب نہیں چھڑواتے. ہو سکتا ہے یہ ایکٹ وہ ان انٹینشنلی یعنی لاشعوری طور پر سرزد کر رہے ہوں, لیکن یہ ایک بڑی ہی کامن بلیک میلنگ ہے جو آپ کو آج کل کے زمانے میں ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. میں یہاں پر ایک جینڈر کی طرف بات کرنے سے زیادہ یہاں پر یہ کہوں گی کہ زیادہ تر ہمارے پاس یہ نہیں کہ خواتین زیادہ کرتی ہیں, موسٹلی پیپل ہو ہیو اے لاٹ آف ٹائم ٹو تھنک کہ کسی کی لائف کے ساتھ کیا کیا جائے, یوزلی دے لائک ٹو یوٹیلائز دیئر ٹائم. بلکہ رادر صاحب اس کو یہ کہنا چاہیے کہ سرٹن پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں جو خاص طور پہ اسٹریٹجی کو استعمال کرتی ہیں. کرن, یہ سوال میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی. ہمارے یہاں آج کل بڑا لوزلی ان ٹرمز کو استعمال کیا جاتا ہے, جی گیس لائٹنگ ہے, نارسسسٹک ہے, ابیوزو ریلیشن شپ ہے. مجھے بتائیے وہ کون سی پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہیں جو زیادہ تر اس اسٹریٹجی کو اپناتی ہیں, جو ایموشنز کا سہارا لیتی ہیں اپنا کام نکلوانے کے لیے؟ بات کر رہے ہیں کہ نارسسٹک آپ نے مینشن کیا, گیس لائٹنگ والی چیز مینشن کی, تو دیکھیں یہ کریکٹرسٹک ہیومن کے ہو سکتے ہیں اور یہ ڈس آرڈر بھی بن سکتا ہے. جی, تو ہم اگر بات کر رہے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ کی تو اس میں جنرل دیکھا جائے تو جینڈر رول ایز سچ نہیں ہوتا. یہ ایک ہیومن کریکٹرسٹک ہو سکتا ہے, ایک ہیومن کی جو کہ وہ نیچرنس کے طور پہ بلڈ ہوا ہے یا انوائرمنٹل طور پہ کیونکہ وہ ہوا ہوگا تو اس نے ایسا کیا ہے, یا اس کا کہیں نہ کہیں ایسا مقصد ہوتا ہے کہ دوسروں سے فائدہ اٹھانا ان کے ایموشنز کے ساتھ پلے کر کے. ویری کوئکلی کرن, ایک اور ٹرم پہ بات کرنا چاہیں گے, کوگنیٹو ڈسننس. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو ایموشنلی بلیک میل کیا جا رہا ہے تو یقیناً آپ اپنے عقل و شعور سے کام نہیں لے رہے, آپ اپنے جذبات کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں. تو یہ ڈسکنیکٹ کیوں آتا ہے, اور جو لوگ کنونس ہو جاتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ میں وہ اپنے عقل و شعور کو سائڈ پہ رکھ کے صرف ایموشنز کے بیسس پہ ڈیسیجنز کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ دیکھیے ایسے لوگوں کے کا یہ ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ ان کے جو ایموشنز ہیں نا وہ جلدی ٹریگر ہو جاتے ہیں. صحیح, جن لوگوں کے ایموشن جلدی ٹریگر ہو جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس ڈیزننس میں پھنستے ہیں. اور اس وجہ سے دوسرے لوگ بھی یہ بہت اچھے طریقے سے پہچاننے لگ جاتے ہیں کہ اس بندے کو تو اس کے جذبات کے تھرو گھیرا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ اپنے ایموشنز کو ماسٹر نہیں کریں گے تو وہ آپ کی سب سے بڑی ویکنس ہے جو اگلے کو پتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عابد حسین بول رہا ہوں لالا موسیٰ سے. جی عابد صاحب کیا کہیں گے ایموشنل بلیک میلنگ کے حوالے سے؟ جی میں آپ کا بہت شوق سے پروگرام دیکھتا ہوں, ماشاءاللہ آج کا موضوع بھی بہت زبردست ہے. ہم یہ یعنی کہ آپ کبھی آپ ایموشنلی بلیک میل ہوئے ہیں؟ جی بہت دفعہ ہوئے ہیں, اور بچوں اکثر میرے بچے مجھے اسی طرح ہی یہ بلیک میل کرتے ہیں. اور میرا آج ایک ٹاپک پہ بات کرنے کا دل کر رہا تھا. صحیح, اگر آپ یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, اس سے میں اگر 1 منٹ بات کر لوں. جی 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 بالکل بتائیے. جی میڈم, میں نے نا یہ چنگان کی گاڑی بک کرائی تھی, چنگان کی, تو وہ 5 منتھ ہو گیا, فل پیمنٹ کر دی ہے, اور ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2,75,000 روپیہ آپ
3 तारीख तक ना देंगे तो हम आपका ये कैंसिल सर ये तो प्लीज आप सर अब आप हमें इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा आज का मौजू नहीं है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपकी तकलीफ अपनी जगह बजाय भाई, लेकिन ये प्लेटफॉर्म इसके लिए नहीं है, मौजू पे रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में जिस किस्म की इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है जरा उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब हम बात कर रहे थे इमोशनल ब्लैकमेलिंग में, एंड आई थॉट कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट्स टॉक अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, क्योंकि इसमें सिर्फ शादियों का जिक्र नहीं हो रहा। शुरू में जब आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है तब आप किस तरह से ब्लैकमेल होते हैं, और इसमें एक बहुत ही संजीदा और बड़ा तकलीफदेह पहलू ये है कि कई दफा आप फाइनेंशियली अब्यूज होते हैं, या जो आजकल का नया तरीकेकार हम देखने में आ रहा है कि कुछ आपकी नाजेबा या इस तरह की फोटोग्राफ्स या मटीरियल आपके हवाले से जो आपने खुद किसी को बहुत एतमाद करते हुए उसके हाथ में दिया है, इसकी वजह से भी लड़कियां ब्लैकमेल होती हैं। ये सवाल सबसे पहले सहर आपके पास लाना चाहूंगी। जब आप प्यार में होते हैं, बहुत ज्यादा शदीद मोहब्बत का शिकार हैं या उस सिनेरियो में हैं, यू आर अनएबल टू थिंक स्ट्रेट, क्या कहना चाहेंगी उन लड़कियों को जो इस तरह के इमोशनल सिचुएशन में फंस जाती हैं, ब्लैकमेल होकर कुछ अपनी तस्वीरें या कुछ वीडियोस दूसरे के हवाले कर देती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इमोशनल नहीं यकीनी तौर पर ब्लैकमेल होने लगती हैं, लेकिन ये कंटेंट वो इमोशनली ब्लैकमेल होकर देती हैं दूसरे को? एब्सोल्युटली, मैं उन सारी लड़कियों को, बच्चियों को, खवातीन को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जो इंसान, सुनने में आई नो बोलना बहुत इजी है लेकिन अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। डेफिनेटली व्हेन यू आर इन लव, हम सबने इस इमोशन को आई एम श्योर एक्सपीरियंस किया है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक नेगेटिव। उस बंदे के बारे में मनफी सोचना या उसकी नीयत पे शक करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई प्यार करता है, मैं आपको बताऊं, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जो पहले ही करीने पर खरा नहीं उतरता तो उसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपसे मोहब्बत करता हो। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो जो अदब है ना वो खुद ब खुद सरजद होता है, चाहे वो औरत की मोहब्बत हो चाहे वो मर्द की मोहब्बत हो। आपसे इस तरह के कंटेंट की, वल्गर, फहाश, न्यूड कंटेंट की जो भी डिमांड करता है, अगर आप उसके साथ निकाह के रिश्ते में मुंसलिक नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है वो आपकी इज्जत करता है, हो ही नहीं सकता। बेशक आपके पास जो फिजिकल अट्रैक्शन है वो रोमांटिक रिलेशनशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, लेकिन जो आपसे मोहब्बत करता है वो अपने नफ्स पे काबू भी रखता है, वो आपको अपनी सारी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी में शामिल भी करना चाहता है। और जब किसी का नियत होती है ना कि वो आपको सारी जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है, तब वो बेसब्रा नहीं होता है, तब वो इम्पेशेंट नहीं होता है, उसको कोई जरूरत नहीं है आपसे इस चीज की डिमांड करने की। ऐसा इंसान आपको कल को जाके भी छोड़ ही देगा, तो अच्छा है कि अपनी इज्जत पमाल होने से पहले इसको छोड़ दें। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही सवाल, यही सिचुएशन उमैर आपकी तरफ लाना चाहूंगी। अ लॉट ऑफ गर्ल्स फील वेरी वल्नरेबल। ये उनके लिए एक तरह से टेस्ट ऑफ लव हो जाता है। वो अगला आपसे कहता है इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कि अगर आप मोहब्बत करते हैं तो इस पहले पैमाने पे, इस टेस्ट पे पूरा उतरें। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, और गर्ल्स शुड नॉट गिव इन। जहां आपको प्रेशर फील हो सिद्रा, रोमांटिक रिश्ता आपको खुश करना चाहिए। अच्छे रिश्ते हेल्दी होते हैं, आप लुक फॉरवर्ड करते हैं मुलाकात, बातचीत करना, चीजें करना। लेकिन अगर आप प्रेशर फील करते हैं, अगर कोई आपको फोर्स कर रहा है, अगर आपको इसलिए करना पड़ रहा है कि वो नाराज हो जाएंगे, तो आपको वैसे ही वो लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए और कहीं ना कहीं उसको गुफ्तगू में लाना चाहिए। मैं यहाँ पे हाईलाइट ये करना चाहूंगा सिद्रा कि अगर मेरा पास पैटर्न रहा है कि मैं अब्यूज हुआ हूँ, तो ये मेरा भी एक शनाख्त का हिस्सा बन गया है। अब मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे अब्यूज करें, क्योंकि वो जब तक नहीं करते तब तक मुझे भी आहा नहीं मिलता। क्योंकि जब मैं अब्यूज होता या होती हूँ तो मैं जाके फिर 5 को कहानियां सुनाता हूँ, देखो मेरे साथ क्या हुआ और देखो मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। तो अपनी अवेयरनेस भी बिल्ड करें। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सामने वाले का प्रॉब्लम है, यानी आप भी कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज रखती हैं जिसपे आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए बेशक नेगेटिव ही सही, शायद हो सकता है वो रिस्की बिहेवियर, वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करना, वो जो चीजें आपने नहीं की हैं, आपको एक सेंस ऑफ एडवेंचर दे रहा है। शायद इस वजह से अगले पे भी आप पूरा ब्लेम नहीं डाल सकते। आपकी कॉग्निटिव डिसोनेंस आपको अपने बारे में क्या बता रही है, ये बड़ा अहम है। एक कॉलर हमारे साथ है, उसके बाद हम इस पे भी बात करेंगे। इसके लिए मैं किरण की तरफ आऊंगी कि जो शख्स इमोशनली ब्लैकमेल अगले को कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी में क्या क्या इनसिक्योरिटीज हैं। आप ये सोचिए, ये भी कोई आसान बात नहीं है जब आपको इमोशंस का सहारा लेकर, रोक पिट के, मगरमच्छ के आंसू बहाकर अगर अगले से अपना काम करवाना पड़े, तो इसका मतलब है आप में भी खुद एतमादी की कमी है। सो वी आर गोइंग टू गेट टू दैट, लेकिन पहले कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, सिदरा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक जी राशिद साहब। आपके मेहमान, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, उनको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखें, इमोशनल ब्लैकमेलिंग में अभी इमोशंस तो बड़ी बंदे की ताकत होते हैं, ये ऐसे इमोशंस बाहर नहीं आते और मैं वैसे नेगेटिव लिया जाता है ज्यादातर इसको ब्लैकमेलिंग को। मैं ये समझता हूँ कि इसको पॉजिटिव ऐसे लेना चाहिए कि इमोशनल ब्लैकमेल अगर मर्द हो रहा है तो ज्यादातर वो अपनी बहन, बेटी, माँ बाप अगर कोई बात या ख्वाहिश पूरी करवाने के लिए कर रहे हैं या बीवी करवा रही है तो हो जाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। नहीं जो मर्द होता तो मैं तो उसको ये समझता हूँ कि ब्लैकमेल है ऐसा मेल जो अंदर से ब्लैक है, वो टच से मासी नहीं हो रहा। तो इमोशंस में आप अपने रिलेशन की, अपने ताल्लुक की इंटेंसिटी को देखें। अगर आप समझते हैं कि मेरा ये बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ा आपने इसको एक मजबूत पहलू दिया है। आप यहाँ पे प्रॉब्लली छोटी छोटी ख्वाहिशों की बात कर रहे हैं कि जी किसी ने अगर ख्वाहिश कर दी कि रात को जी एक राउंड पे जाना है, मुझे ड्राइव पे ले चलो, मुझे जो ना जूस पिला दो, दैट्स फाइन, या किसी तोहफे की, किसी छोटे से तोहफे की फरमाइश कर ली। लेकिन किरण, इससे पहले कि और चीजों पे बात हो, मैं यहाँ पे एक और हमारे यहाँ बड़ा वल्नरेबल तबका है, हमने यंग बच्चियों की बात की, इसी तरह हमारे खानदानों में जो बुजुर्ग हैं अनफॉर्चुनेटली वो भी बहुत इमोशनली ब्लैकमेल होते हैं, खास तौर पे जब उनके पास एक बहुत अच्छी उनकी रिटायरमेंट का प्रोविडेंट फंड पड़ा हुआ हो या उनके पास एक छत मौजूद हो, तो उनकी औलाद अक्सर उनको ब्लैकमेल करती है कि जी जिंदगी में ये हमारे नाम कर दें, इस विरासत के बंटवारे कर दें, और फिर हम ये देखते हैं कि बेचारों के पास कुछ नहीं बचता और वो शेल्टर होम्स या जगह जगह की खाक छान रहे होते हैं। किरण, इस पे बताइएगा कि अगर आपकी औलाद बुजुर्गों को ब्लैकमेल कर रही हो कि जी हमें पैसे की जरूरत है, ये जो घर है इसको बेच देता, वो क्या करें? देखिए, इसमें बुजुर्ग जो उस टाइम पर जो आपने फेज बयान किया कि रिटायरमेंट के बाद और फंड्स और फिर उसके बाद जब औलाद इस बात की डिमांड करती है वो पूरी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका प्यार ट्रिगर होता है, प्यार का इमोशन, क्योंकि इमोशनल ब्लैकमेलिंग जज्बात की ब्लैकमेलिंग है, ठीक है। तो उनका प्यार ट्रिगर हुआ है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे समझे मैं उनसे प्यार नहीं करता, नंबर 1। नंबर 2, या तो फियर ऑफ लूजिंग देम, कि वो उनको कहीं बच्चे छोड़ के ना चले जाएं। बिल्कुल, कि रिटायरमेंट के बाद तो आपको पता है वैसे भी एक फेज आता है, मेजॉरिटी, नॉट ऑल बट मेजॉरिटी के ऊपर ही फेज आता है कि वो एक डिप्रेसिव सी हो जाती है लाइफ की, नाउ देयर इज नथिंग टू डू और घर पे ही रहना है, तो फिर ये रिश्ते ही हैं जिनके आसपास रहना है। तो इनको खुश करने के लिए, बेशक मुझे ये बात पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं अभी ये बात चाहता हूँ कि नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं फेयर है। इसमें देखिए डर मेरा ट्रिगर हुआ, मेरा प्यार ट्रिगर हुआ, भी कमजोर हो चुके होते हैं किरण, क्योंकि बुजुर्ग उनके साथ की जरूरत पड़ रही होती है, चाहे वो डायरेक्टली ना कहें बट इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं कि वो हमारे आसपास रहें। इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं वो खो ना दे उन रिलेशनशिप। बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते फिर बाकी पैनल से भी इस बारे में मशवरा करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सदर इकबाल अकरम कुरैशी अहमदाबाद। जी अकरम साहब, जो मौजू है उसमें हम इस नहज पे पहुंचे हैं जब बच्चे, खास तौर पे जवान औलाद अपने बुजुर्ग माँ बाप को ब्लैकमेल करे दौलत के लिए, विरासत के लिए, क्या कहेंगे उनको आप? देखिए, मैं तो जो खुद ब्लैकमेल हुआ, मैं अपना दर्द सुनाता हूँ आपको। जी, मैं खुद अपना दुख सुनाना चाहता हूँ आपको। मैं जो आखिरी 2 बार हुआ हूँ, लेकिन जो आखिरी बार हुआ वो बड़ा दर्दनाक है। सही। अच्छा, मेरे 2 भाई 2 साल के अंदर डेथ कर गए, 2 भाई नौजवान। तो मैं बिल्कुल टूट फूट के, मेरे पास दीनदार आए दुआ करने के लिए, सही दीनदार, और उन्होंने मेरे जब देखा तो मैंने कहा यार मैं कोई कारोबार करना चाहता, मेरे भाई फौत हो गए, अब मैं बिल्कुल टूट गया। उन्होंने फिक्र ही न करे और उस फिक्र न करने में मज़ारबाब के अंदर जो मेरे पैसे लगे हैं ना, उसमें मेरे बच्चों की तालीम अधूरी रह गई और मैं हार्ट पेशेंट हुआ, मेरे 3 स्टंट पड़े और उसके बाद मुझे अपने पर भी यकीन नहीं रहा। तो मैं तो उनकी नजर एक शेयर करता हूँ, दोस्त बावजूद तेरी बेवफाई के देखता रहा तेरे चेहरे की सादगी। तो मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि ये लोग इंसान हैं या दरिंदे हैं या भेड़िए हैं। देखें, खुदा की कसम मुझे अपनी जात पे भी यकीन उठ गया है। क्यों हम इंसान अशरफुल मखलूक होके हम इंसानों के साथ ऐसा सलूक करते? बिल्कुल सही। मेरे बच्चों की तालीम अधूरी रह गई, मैं हार्ट पेशेंट हुआ, मुझे 3 स्टंट पड़े हुए। जब आपके जज्बात को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए तो यकीनन बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब हमें कॉल करने के लिए। अच्छा, ये हमें एक और पहलू की तरफ लेके जाता है। एक तो जैसे अभी किरण बात कर रही थी कि अगर आपको जज्बाती एक तरह से सपोर्ट की जरूरत हो तो आप ब्लैकमेल हो जाते हैं। सहर, आपकी तरफ आना चाहूंगी, जब हम गम में होते हैं, जब हम ग्रीफ में होते हैं, तब भी हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस बढ़ जाती है, अक्लो शऊर साइड पे हो जाता है, वो इमोशंस उस वक्त हावी आए हुए होते हैं। जैसे इन्होंने बात की, हमारे यहाँ कई लोगों की दुकानें चमक रही हैं, बड़े सारे बाबा ये कह रहे हैं कि हर तमन्ना पूरी होगी, महबूब आपके कदमों में होगा, वो भी तो आपको इमोशनली ब्लैकमेल ही कर रहे हैं ना। मिसाल के तौर पे आपको औलादे नरीना की ख्वाहिश है या आपको किसी खास शख्स से शादी करनी है, आपके इस इमोशन को इस्तेमाल किया जा रहा है आपसे पैसे ऐंठने के लिए, आपसे हर तरह का काम निकलवाने के लिए, आपको फाइनेंशियली अब्यूज करने के लिए। इस पे क्या कहेंगी सहर? मैं यहाँ पे बिल्कुल उमैर साहब की बात को सेकंड करूंगी कि यहाँ पर जो इंसान ब्लैकमेल हो रहा है उसकी पर्सनैलिटी की वल्नरेबिलिटी का पहलू है कि अगले ने जज कर लिया। हमारी एशियन सोसाइटी में और हमारी ब्राउन सोसाइटी में खवातीन में ज्यादातर वल्नरेबिलिटी का पहलू यही है कि औलादे नरीना हो जाए, या अगर नहीं हो रही है तो वो हो जाए, क्योंकि अदरवाइज तो उसकी औरत होने की डेफिनेशन कंप्लीट ही नहीं होनी। या अगर मर्द है तो अगर उसके पास अच्छी जॉब नहीं है तो उसके मर्द होने की डेफिनेशन कंप्लीट ही नहीं होनी, क्योंकि उसकी जो हैसियत तुलनी है वो उसकी जॉब से तुलनी है। या फिर अगर आपको किसी से कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है तो वहां पर लोगों ने एक्चुअली ये जो मेन पॉइंट्स हैं, ये हाईलाइट्स हैं। इसके लिए आपको मासेस को जाके खास सॉफ्ट कॉर्नर्स को हिट करने की जरूरत नहीं है। ये एड्स अगर आप देंगे तो कीड़ियों के हिसाब से लोग निकलेंगे जो कि अपनी ये ख्वाहिशात जो है लेकर आएंगे आपके सामने, और फिर पीपल नो, लोगों को पता है कि लोगों को कहाँ दुखता है और क्या दुखता है। हम और ये भी बात पता है कि हमारे यहाँ पर शऊर की कितनी ज्यादा कमी है। अच्छा, अब अगर ये जैसे बार बार उमैर कह रहे हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में आगाही अगर आपको मिल गई है कि यार ये एक ऐसा ट्रैप है, मैं इसमें हमेशा जाके गिरता हूं। उमैर, अगर किसी को पता है कि उसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी मौजूद है कि जी मुझे अगर कोई इमोशनल करेगा तो मैं अपने वॉलेट भी खोल के उसके सामने रख दूंगा, दिल भी खोल के सामने रख दूंगा, तब उसको क्या करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है सिद्रा। आइडेंटिफाई करें कि ऐसी क्या सिचुएशंस हैं, ऐसे क्या ट्रिगर्स हैं, ऐसे क्या मौके हैं, किस तरह के लोग हैं, ताकि एक तो इस शऊर में आपके पास आ सके। अच्छा, ये 4-5 सिचुएशंस हैं जिसपे उमैर जो है जरा बह जाते हैं, तो ये आइडेंटिफाई हो गई, तो अब मैं अपने दिमाग में सोच सकता हूँ कि जब ये आएंगे तो मैं इसमें मुख्तलिफ जवाब दूं। जब ये सिचुएशन आपको हिट करती है सिद्रा, कोई आप पे ऐसे हैमर थ्रो करता है कि तुम उससे नहीं मिलना, या अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपनी जान ले लूंगा, इस तरह की जब कोई बात थ्रो करता है तो उस लम्हे में अपने ऊपर जज्बात पे काबू रखना बिल्कुल सही है। अच्छा उमैर, इस पे हम मजीद डिटेल में बात करेंगे, बल्कि मैं पूरे पैनल से टिप्स लूंगी कि अगर आपको पता है कि यू आर वेरी वल्नरेबल टू बीइंग इमोशनली ब्लैकमेल तो आपको क्या करना चाहिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बात हो रही है जी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में। अगर आपको अपने बारे में ये पता चल ही गया है कि कुछ खास लोग या कुछ खास इमोशंस को ट्रिगर करके आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया जा सकता है, तो इस सेल्फ अवेयरनेस के साथ आप क्या कर सकते हैं? बात ये कर रहे थे उमैर। लेट्स कंटिन्यू विद यू उमैर। अगर पता है तो क्या टिप्स है लोगों के लिए ताकि आप ब्लैकमेल ना हो? जी, उस मोमेंट पे इख्तियार बहुत जरूरी है सिद्रा। गहरी सांस, पैर जमाए, कंधे सीधे रखें, रिफ्यूज कर दे उस ऑफर को, उस लम्हे में उसको पार्क कर दे, उसको आगे बढ़ा दे। अच्छा देखते हैं, अच्छा इस पे बात करते हैं, मैं तुम्हें सोच के बताता हूँ, मैं तुम्हें सोच के बताती हूँ, ताकि आप बह ना जाए। तो ये आपका सिचुएशन पे इख्तियार आ गया। दूसरा फिर लम्हा है कि आपने इस पे गुफ्तगू करनी है। आपने उस वक्त तो मना कर दिया, लेकिन अब आपने इस गुफ्तगू को, जो कि एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी, आपने इसको रैशनलाइज कराना है, यानी इस पे बातचीत करनी है, डायलॉग करना है। आपने इजहार करना है अपनी नीड का, अपनी सोच का, अपनी प्रेफरेंस का, कि आप ये क्यों नहीं कर सकते या आप ये क्यों कर सकते। और सामने वाले को आपने थोड़ा आईना भी दिखाना है कि उनका ये रवैया, उनका इस बात पे नाराज होकर इसको कराना मुनासिब नहीं है। सो ये टिप्स हैं, इसी तरीके से आप इन रिलेशनशिप्स को वेरी इंपॉर्टेंट। बल्कि उमैर, आपकी बात से अंदाजा होता है कि अंडरलाइंग इशू ये है कि हम में ना कहने की सलाहियत नहीं होती। वी टेक इट टू पर्सनली। हमें लगता है कि अगर इस खास हवाले से अगर कोई हमारे पास दरखास्त लेके आया है, कोई मांग लेकर आया है, तो अगर हमने उसको ना कहा तो ये अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है। कॉलर हमारे साथ है, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल सलाम बात कर रहा हूँ बेटा, लियाकताबाद से। जी सर, क्या कहेंगे?
سر میں اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہتا ہوں میرا بیٹا. بات یہ ہے کہ یہ ہے تربیت کا مسئلہ. صحیح. جس گھر کی تربیت دین اور دنیا کے حساب سے ابتدا سے صحیح ہوتی ہے وہاں پر کوئی ایموشنل بلیک میلنگ نہیں کرتا. میرے 4 بچے ہیں, ایک بیوی ہے, مجھے تو آج تک کسی نے ایموشنل بلیک میل نہیں کیا. اپنی چادر دے کر پاؤں پھیلانا ابتدا سے سکھائیں, پھر کوئی آپ کو ایموشنل بلیک میل نہیں کرے گا انشاءاللہ. صحیح. بہت بہت شکریہ سر کال کرنے کے لیے. سہر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے کہ نہ ہم کیوں نہیں کہہ پاتے؟ ایموشنل ہو جانا ایک الگ بات ہوتی ہے, لیکن کئی دفعہ ہم اس چیز کو بڑا پرسنل لے رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر میں نے نہ کہا اس کا مطلب میں بہت سنگ دل ہوں, اس کا مطلب ہے مجھے احساس نہیں ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, یا پھر میں ایک نافرما بردار اولاد ہوں, چاہے ہو سکتا ہے میں ایک بری بیوی ہوں. یہ تمام چیزیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے سدرا, یہ بات میں نے ایک ٹی وی شو میں پہلے بھی کی تھی کہ جس سوسائٹی میں سیلف لو کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے وہاں پر اپنی سینٹی کا, اپنی فزیکل ہیلتھ, جہاں پر جم جانے کو لگژری سمجھا جائے, ضرورت نہ سمجھا جائے, جہاں پر میٹ کھانے پر آپ کو, جنک فوڈ نہ کھانے پر ٹونٹ کیا جائے, جہاں پر اپنی صحت کا, اپنے سونے اٹھنے کا خیال رکھنے پر, کسی کے گھر لیٹ نائٹ ڈنر انویٹیشن ایکسیپٹ نہ کرنے پر آپ کو خود غرض اور بدتمیز سمجھا جائے, وہاں پر تو یہ سارے پرابلمس پھر ہوں گے ہی, کیونکہ ہم لوگوں کو باؤنڈری سیٹ کرنی آتی ہی نہیں ہے. اور اس کا پرابلم جو ہے وہ روٹ سے ہے, وہ انسیسٹر سے ہے کہ ان کو بھی یہ سکھایا گیا کہ آپ میں جتنا سیکریفائس کرنے کی ایبلٹی زیادہ ہے, جتنی زیادہ آپ دیکھیں پیرنٹس بھی اس بات کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ میں نے روٹی اور اچار کھا کھا کے تمہیں پالا ہے, آپ کو پیرنٹس کو اپنی صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اب کو بچے کی بھی صحت کا خیال کریں تو دس ڈزنٹ میک یو گریٹ. اس چیز کو گلوریفائی کرنے کی ضرورت ہے. وہ چیزیں جو آپ کے آج کو متاثر کریے, مثال کے طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جہیز دینے کے لیے آپ ایموشنلی بلیک میل ہو رہے ہیں, کچھ خاص رشتہ داروں کی خاطر مدارت کرنے کے لیے, بے شک اس کے لیے آپ کو اپنی چادر سے باہر پیر کیوں نہ نکالنے پڑیں, آپ پہ پریشر ہے کہ نہیں جی بہن کا سسرال آئے گا تو ایسی ہی دعوت ہونی چاہیے. وہ تمام چیزیں ہیں جہاں پہ آپ کو خود مختاری کا ایک طرح سے احساس ہونا چاہیے. کالر ہیں جی, لاسٹ کالر آف دا شو, ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں مسز اکرام بات کر رہی ہوں. جی میم, کیا کہیں گی؟ میں نے آپ کا پروگرام میں بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. آئی ایم بگ فین آف یو. ایکچولی ہمارے گھر میں بھی اسی طرح ہوا کہ میری جو بہو تھی وہ ڈپریشن کی پیشنٹ تھی, تو میرا ایک ہی بیٹا تھا, میں نے اس کی شادی کر دی. جی اچھا, اس وقت تو وہ ملنے نہیں دیتے تھے, اور جب تک پتہ چلا انہوں نے کہا کہ میں بہت بیمار رہتی ہوں تو میرے جلدی شادی کریں, تو میں نے ایموشنل ہو کے بیٹے کی شادی کر دی. جی, اس کے بعد انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ بچہ جو ہے وہ ہماری ایموشنل ویکنیس ہے. تو انہوں نے ہماری ویکنیس کا اتنا فائدہ اٹھایا, اور ڈپریشن کی پیشنٹ تھی, اور وہ آج بھی مطلب ہمارے ساتھ ہے. صحیح. میم, آپ کو کیا لگتا ہے کہ رشتے, خاص طور پہ شادی کے رشتے جو جوڑے جاتے ہیں ایموشنلی بلیک میل کر کے, کئی دفعہ دیکھیں وٹے سٹے کی شادی پہ لوگ آمادہ نہیں ہوتے, لیکن ان کو پش کیا جاتا ہے کہ نہیں جی یہ کرنا ہے. نہیں, ایسا کچھ نہیں تھا. تو شادی 1 سال بعد کرنی تھی, تو انہوں نے مجھے ایموشنل کیا جب انہیں آئیڈیا ہو گیا کہ یہ کس ٹائپ کے ہیں. تو میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, جلدی شادی کریں اس کے پیرنٹس نے. صحیح. تو جب شادی ہو گئی تو تب ہمیں پتا چلا کہ لڑکی جو ہے وہ ڈپریشن کی پیشنٹ ہے. بٹ اس کے بعد وہ ان کا بیبی آنے والا تھا, اس لیے ہم لوگوں نے برداشت کیا کہ ٹھیک ہے بیبی کے بعد شاید کچھ چینجز آ جائیں. صحیح. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ بار بار ہمیں بچے کو لے کے تو ایموشنل کرتے رہے, اور بہت زیادہ انہوں نے کورٹ تک بات پہنچی, لیکن انہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا. بہت بہت شکریہ میم کال کرنے کے لیے, اینڈ فار ٹرسٹنگ اس ود یور اسٹوری. یہ مختلف زندگی کے فیزز ہوتے ہیں جس کو ہم سب نے سہا ہے. بالکل آخر میں کرن آپ سے چاہوں گی کہ ٹپ ضرور دیں کہ جب کسی کو بچے کا یا شادی کا یا رشتوں کو سنبھالنے کا, یعنی یہاں تک اگر کوئی تھریٹ کرے کہ جی اگر بات نہ مانی تو آپ کا ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا, اس پوائنٹ پہ کوئی بلیک میل کر رہا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے, جب ریلیشن شپس کی بات آتی ہے نا, تو میں وہاں پر باؤنڈری کی بات ضرور کرتی ہوں کہ ہم ہی کہیں نہ کہیں الاؤ کر رہے ہوتے ہیں اپنی